यस हेलो एवरीवन, प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के इस वीडियो सेशन में अपन बात करेंगे आपके वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा या मत्स्य यूनिवर्सिटी या ऐसे कहें कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के साथ में सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए कंपलसरी। जी हाँ साथियों, जैसे मैंने पिछले वीडियोस में अपन ने बातें की थी पार्ट फर्स्ट के बारे में, ठीक उसी क्रम में ये पार्ट सेकंड रहने वाला है। उसमें अपन ने 250 प्लस क्वेश्चनों के बारे में बातें की थी। इसमें 50 प्लस क्वेश्चन होंगे, यानी कि 54-55 क्वेश्चनों के आसपास होने वाले हैं। ठीक है, इसमें अपन बातें करेंगे गुप्तोत्तर काल से और 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी के काल का जो संक्षिप्त सर्वेक्षण है उसकी अपन चर्चाएं करने वाले हैं। इसमें होंगे वेरी शॉर्ट टाइप आंसर वाले क्वेश्चन होते हैं, जिसको अपन अक्सर कह देते हैं वन लाइनर या टू लाइनर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको अपन कवर अप करने वाले हैं। ठीक है साथियों, और इसके अंदर यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाले हैं और वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ में। जी हाँ साथियों, उनकी व्याख्या भी आपको देखने को मिलेगी। तो साथियों उसी क्रम में पार्ट पहला है उसको अपने कवर अप कर लिया है, ठीक इसी क्रम में पार्ट 2 ये चल रहा है। ठीक है, और इसके साथ में जो बच गए जो निबंधात्मक होने वाले हैं, जैसे कि मान लीजिए निबंधात्मक है, उनकी जो क्वेश्चन सीरीज है मैं उसको जल्द ही आपके सामने अपलोड कर दूंगा, क्योंकि आपके एग्जाम है जो बिल्कुल सर पे है। तो बगैर किसी टाइम वेस्टिंग के मैं सीधा आपको ले चलता हूँ सीधा का सीधा काम के ऊपर। ठीक है साथियों, तो सीधी बात, नो बकवास, आपके पास में सीधा का सीधा काम की ओर अपन बातें करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साथियों, आपको दिख रहा होगा आपका गुप्तोत्तर काल। ठीक है साथियों, इसके बारे में अपन चर्चाएं करने वाले हैं गुप्तोत्तर काल के बारे में, जिसमें है यानी कि जो हमारा 209 यानी कि 208 पर अपन ने पिछले वीडियोस में छोड़ा था और 209 से यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, जिसमें पहला आ रहा है कि बादामी के चालुक्यों के दो मुख्य अभिलेखी साक्ष्य बताइए। ठीक है, वो आपको साक्ष्य यानी कि उनके जो सबूत हैं वो आपको बताने हैं। ये देख लीजिए, आपके पास में है कि शेखावाटी 2023 में पूछा गया था, और इसमें जो है पहला हो जाएगा आपका नैनूर दानपत्र तथा इसके साथ में दूसरा होने वाला आपका महाकूट स्तंभ लेख। ठीक है, क्लियर। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2010 आ रहा है, या ऐसे कहें कि इसका सेकंड क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, पल्लव वास्तुकला की किसी भी शैली की दो विशेषताएं बताइए। या ऐसे कहें कि जो पल्लव वास्तुकला है उसकी मान लीजिए कोई भी शैली, या ऐसे कहें कि उसकी किसी भी टाइप की जो अपन ऐसे कहें ना कि बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है ना, उसके आपको दो क्वालिफिकेशन या ऐसे कहें कि दो स्पेसिफिकेशन आपको बतानी है। ठीक है, जिसमें आपकी यानी कि आपके पास में इसमें हमने इसमें 3 का वर्णन कर रखा है, आपको बतानी है 2। तो आप कोई भी 2 याद कर सकते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं अगर मान लीजिए एग्जाम में आ जाए तो। जिसमें से है पहला है सिंह स्तंभ, दूसरा है चार दीवारी और तीसरा है शेखर राज सिंह शैली। ये सभी विशेषताएं कांची के कैलाश मंदिर में दिखाई पड़ती हैं या दिखाई देती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट आ रहा है गोपुरम। ठीक है, अब गोपुरम क्या है, तो दक्षिणी भारत में द्रविड़ शैली के मंदिरों को मुख्य, या ऐसे कहें कि जो हमारा जो सदर्न इंडिया है, ठीक है ना, उसकी जो द्रविड़ शैली के जो मंदिर है उसका मेन गेट जो होता है उसको गोपुरम कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है अग्रहार। ठीक है, अग्रहार क्या है, तो दक्षिणी भारत में ब्राह्मणों को दान में दिए गए ग्राम अग्रहार कहलाते थे। अग्रहार बस्तियों की संस्था सभा या महासभा कहलाती थी। ठीक है साथियों, ठीक इसी प्रकार से हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, नंदी मंडप। नंदी मंडप के बारे में, यानी कि दक्षिणी भारत में पटडकल में विरूपाक्ष मंदिर बना हुआ है, इस मंदिर के सामने नंदी मंडप है। ठीक है, नेक्स्ट आता है नयनार एवं आलावार। ठीक है, ये इसके बारे में साथियों, यानी कि नयनार भगवान शिव के भक्त संत थे और इनका उद्भव मध्यकाल में दक्षिण भारत में तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, आलवार संतों ने दक्षिण भारत में विष्णु भक्ति का प्रचार किया था, और आलवार का अर्थ है ज्ञानी व्यक्ति, या ऐसे कहें कि आलवार लोगों के हृदय पर आध्यात्मिक शासन करना या शासन करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ में आता है, यानी कि वैनसांग कौन था, जैसे कहें कि वैनसांग क्या था, तो वैनसांग साथियों चीनी यात्री था और वह हर्षवर्धन के शासनकाल में लगभग 630 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, वैनसांग ने प्राय सारे भारत की यात्रा की थी, यानी कि उसने लगभग सा ऑल ओवर इंडिया कवर अप किया था, और वो यानी कि लगभग 15 वर्ष तक भारत में रहा था, और उसने अपनी भारत यात्रा का वृतांत, या ऐसे कहें कि उसका वर्णन एक पुस्तक में किया है, जिसका क्या नाम है, जिसको कहा जाता है CU की पुस्तक कहा जाता है। ठीक है, या ऐसे कहें कि CU की कहा जाता है। नेक्स्ट आता है साथियों नटराज, यानी कि नटराज क्या है, तो नटराज है साथियों चोलों के शासनकाल में दक्षिण भारत में नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं मिली हैं, जो अत्यंत सुंदर एवं आकर्षक है। कहने का मतलब साथियों कि मतलब कि जो कांसा होता है, ठीक है, धातु आता है, उसकी मूर्तियां बनाई गई थी, जो कि चोल वंश जो आया था उसके शासनकाल में, यानी कि देखने को मिली है दक्षिण भारत में। ठीक है, वो यानी कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और ऐसे कह सकते हैं कि भाई सब सुंदरता की पूर्णता थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हर्षवर्धन की 2 उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। ऐसे कहें कि हर्षवर्धन की 2 उपलब्धियां आपको बतानी है। ठीक है, तो वो है जैसे कि मान लीजिए वल्लभी पर विजय और पंच भारत की विजय। कौन कौन सी, वल्लभी पर विजय और पंच भारत की विजय। नेक्स्ट इसी क्रम में आता है एलिफेंटा की त्रिमूर्ति का वर्णन कीजिए।
एलिफेंटा की शिव की त्रिमूर्ति अत्यंत सजीव एवं प्रभावोत्पादक है। इसमें शिव त्रिमुखी दिखाए गए हैं। शिव की मुखाकृति शांति एवं आध्यात्मिकता से पूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के कोई दो शिक्षकों के नाम बताइए। यानी कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, उसके दो टीचर्स के आपको नाम बताने हैं, जिसमें से पहला है शीलभद्र और दूसरा है नागार्जुन। या हम काफ़ी बार मान लीजिए बहुत सारी ऐसे कहें कि या ऐसे कहें करंट अफेयर्स में भी आते रहते हैं, इसके साथ में हिस्ट्री वगैरह जो भी पढ़ते हैं, हिस्ट्री में तो घर चल ही रहा है, लेकिन इसके अलावा अपन डेली यूजेस में भी काफ़ी बार इनके नाम सुनने को मिलते हैं। तो ये अक्सर ये नाम ऐसे हैं, ये आपको तुरंत यानी कि एक दो बार रिपीट करेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएंगे, जैसे शीलभद्र और नागार्जुन। ठीक है, नेक्स्ट आता है चोल ग्राम सभा के बारे में लिखिए। तो चोल ग्राम सभा के बारे में कुछ बताना है। यानी कि ग्राम सभा गांव का प्रबंध करती थी, या ऐसे कहें कि मैनेजमेंट करते थे, और उसके प्रमुख कार्य या ऐसे कहें कि उसके जो मेन वर्क्स थे वो क्या क्या थे। भूमि कर एकत्रित करना, यानी कि जो लैंड रेवेन्यू था और टैक्स था उसको कलेक्ट करना, और सड़कों, तालाबों, नहरों, स्कूलों आदि का निर्माण करवाना, मतलब कि इन चीज़ों का बिल्डअप करना। ठीक है, नेक्स्ट है मुकदमों का निपटारा करना, यानी कि कोई भी केसेस वगैरह होते थे उनका सोल्यूशन करना, या उसका कहने का मतलब उनका निपटारा करना। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसी क्रम में पल्लव वास्तुकला की किसी भी शैली की कोई दो विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो पल्लव कला है, उसकी वास्तुकला की किसी भी शैली की दो विशेषताएं आपको बतानी है, जिसमें से आता है मामल शैली के अंतर्गत दो प्रकार के मंदिरों का निर्माण हुआ था, जिसमें से है पहला है मंडल शैली के मंदिर और दूसरा है रथ के आकार के मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट इसी क्रम में आता है तमिल भाषा के किन्हीं दो महत्वपूर्ण ग्रंथों के नाम लिखिए। या ऐसे कहें कि तमिल भाषा में हमें जो दो महत्वपूर्ण ग्रंथ देखने को मिलते हैं, यानी कि मान लीजिए ग्रंथ तो बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन आपको दो के नाम बताने हैं। ठीक है, जिसमें से साथियों जैसे कलिंग तुर्शान और जीवन चिंतामणि। ठीक है, जीवन चिंतामणि और कलिंग तुर्शान। नेक्स्ट आता है हर्षवर्धन द्वारा रचित किन्हीं दो ग्रंथों के नाम लिखिए। जैसे कहें कि हर्षवर्धन के द्वारा रचित कोई भी दो ग्रंथ आपको बताने हैं, उनके नाम बताने हैं, जिसमें से पहला होगा आपके पास में नागानंद और दूसरा है प्रियदर्शिका, तीसरा है रत्नावली। ठीक है, क्या नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली। क्लियर हुआ। ठीक इसी क्रम में नेक्स्ट आता है 224 वाला, जैसे कि हर्ष की जानकारी के दो स्रोत लिखिए, या हर्ष के इतिहास के दो स्रोत लिखिए। ठीक है, जिसमें से पहला आ जाता है बाण भट्ट कृत हर्ष रचित, दूसरा आ जाता है वहनसाग का यात्रा वृतांत। ठीक है, वहनसांग का यात्रा वृतांत और हर्षकालीन बांसखेड़ा ताम्रपत्र, मधुबन ताम्रपत्र और सेनापत ताम्रपत्र। ठीक है, नेक्स्ट आता है नालंदा पुस्तकालय, या ऐसे कहें कि जो नालंदा लाइब्रेरी के बारे में कुछ है जो। ठीक है, उसके तीन भवन थे, यानी कि उसके जो ऐसे कह सकते हैं कि उसके तीन कमरे थे, या ऐसे भी कह सकते हैं कि तीन रूम से, या ऐसे कह सकते हैं कि उसमें तीन पार्टीशन थे। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, जैसे रत्नासागर, दूसरा है रत्नोदधि, और तीसरा आता है आपके पास में रत्न रंजक। ठीक है, रत्न रंजक भवन 9 मंजिला था, यानी कि ये इसमें 9 फ्लोर थे। ठीक है, और रतनदीर नामक भवन में धार्मिक ग्रंथों का संग्रह किया गया था। क्लियर हुआ। ठीक इसी क्रम में अपन नेक्स्ट की ओर अपन चर्चाएं करते हैं, और नेक्स्ट की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। तो जिसमें से आता है हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका त्रिकोणात्मक युद्ध के समय कन्नौज के दो राजाओं के आपको नाम बताने हैं। यानी कि त्रिकोणात्मक जो युद्ध हुआ था और उसके टाइम पर जो दो कन्नौज के राजा थे उसके नाम आपको बताने हैं, जैसे मान लीजिए इंदिरा युद्ध और चक्रानौद। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के विषय में संक्षेप में लिखिए। या ऐसे कहें कि नालंदा किस कारण प्रसिद्ध था, या ऐसे कहें कि नालंदा विश्वविद्यालय। तो आपको बताना है साथियों, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय भारत का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र था, और यह स्नातकोत्तर विश्वविद्यालय था। यहाँ विदेशों से भी पढ़ने के लिए छात्र आते थे, जैसे कि मान लीजिए चीन के यात्री वहीं पे वैनसांग वगैरह उन्होंने यहाँ पे एजुकेशन पॉलिसी या ऐसे कहें कि एजुकेशन प्राप्त की थी। ठीक है साथियों, नेक्स्ट आता है बाण के हर्षचरित के बारे में आप क्या जानते हैं। तो साथियों बाणकृत हर्षचरित में 8 अध्याय हैं, और इसके प्रथम 3 अध्यायों में बाण भट्ट की आत्मकथा तथा शेष 5 अध्यायों में हर्ष के पूर्ववर्ती राजाओं और हर्ष के काल का विवरण है। इस ग्रंथ से हर्षकालीन प्रशासन, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक अवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। क्लियर। ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट आ रहा है 29, किस चालुक्य राजा ने हर्षवर्धन को परास्त किया था और किस अभिलेख से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। या ऐसे कहेंगे साथियों ऐहोल अभिलेख। ठीक है, चालुक्य राजा पुलकेशियन द्वितीय ने हर्षवर्धन को परास्त किया था, ऐहोल अभिलेख से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है पंच भारत का विजेता कौन था, इस विजय का उल्लेख किसने किया है। तो साथियों पंच भारत का विजेता हर्षवर्धन था, इस विजय का उल्लेख चीनी यात्री वैनसांग ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है शक्ति संघर्ष से आप क्या समझते हैं, इस संघर्ष का कारण क्या था। जैसे कहें कि त्रिराज्य संघर्ष, ऐसे कहें त्रिकोणीय संघर्ष से क्या तात्पर्य है, या ऐसे कहें कि त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है। ठीक है, तो त्रिशक्ति अथवा त्रिकोणीय संघर्ष गुर्जर प्रतिहारों, राष्ट्रकूटों एवं पालों में हुआ, जो लगभग 200 वर्षों तक चलता रहा। ये 3 शक्तियां कन्नौज पर अधिकार करने
अधिकार करना तथा अन्य राजवंशों पर अपनी सर्वोच्चता स्थापित करना चाहती थी। यही त्रिकोणीय संघर्ष का कारण था। मतलब कि ये जो थे, जैसे मान लीजिए गुर्जर प्रतिहार है, राष्ट्रकूट है और पाल नहीं, ये क्या था, मतलब कि ये बात ये यार सीधी सी लैंड रेवेन्यू, जैसे कि मान लीजिए रोड वगैरह हो गए, सारी चीज़ें होंगी, उनके ऊपर अपना अधिकार करना और उसके साथ में दूसरों के ऊपर राज करना चाहते थे। ठीक है, जो कि अक्सर आज भी हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है साथियों, किस अभिलेख में हर्षवर्धन की पराजय का उल्लेख हुआ, यानी कि ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसके अंतर्गत हर्ष की जो हार है उसके बारे में हमें देखने को मिलता है। ठीक है साथियों, तो इसमें मिलता है साथियों, एहोल अभिलेख में हर्षवर्धन की पराजय का उल्लेख हुआ है। ठीक है, यानी कि हर्षवर्धन की जो हार है उसका उल्लेख कहाँ हुआ है, तो एहोल अभिलेख में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है, प्रियदर्शिका किसके द्वारा रचित है। ठीक है, तो प्रियदर्शिका हर्षवर्धन के द्वारा रचित है। नेक्स्ट आता है, हर्ष का धर्म क्या था, तो प्रारंभ में हर्ष शैव धर्म का अनुयायी था, परंतु बाद में वह बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है, कन्नौज सम्मेलन के बारे में आप क्या जानते हैं, या ऐसे कहें कि कन्नौज कॉन्फ्रेंस थे, उसके बारे में आप क्या जानते हैं, तो उसके बारे में है साथियों, हर्ष ने महायान के सिद्धांतों के प्रचार के लिए कन्नौज सभा का आयोजन किया था और इस सम्मेलन की अध्यक्षता वेनसांग ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है, त्रिकोणात्मक संघर्ष में भाग लेने वाले राज्य कौन कौन से थे, तो वो होने वाले हैं साथियों, एक तो राज्य मालवा, मगध और कन्नौज। ठीक है, 3 राज्य हो गए, मालवा, मगध और कन्नौज। नेक्स्ट है, त्रिपक्षीय संघर्ष का क्या परिणाम निकला, तो त्रिपक्षीय संघर्ष के परिणाम स्वरूप गुर्जर प्रतिहारों, पालों, राष्ट्रकूटों की शक्ति क्या हो गई, कमजोर हो गई और उसके बाद में तीनों शक्तियों का पतन शुरू हो गया था वहां से। क्योंकि बात ये सीधी सी फंडा है यार, लड़ाई झगड़े में क्या होता है, वहां पे जाके कोई ऐसे तो है नहीं खीर बटेगी, तो वहां पे जाने के बाद में क्या होगा, सिंपली से है नुकसान ही होने वाला है। तो इनका भी वही हाल हुआ था सेम। नेक्स्ट है, बादामी के चालुक्यों के 2 मुख्य अभिलेख साक्ष्य बताइए, तो पहला है एहोल अभिलेख, दूसरा है महाकूट अभिलेख। किन्हीं 2 मंडप एवं 2 रथों के नाम बताइए, तो मंडप में जैसे मान लीजिए और रथ है, रथ जैसे द्रौपदी रथ और अर्जुन रथ। ठीक है, ये 2 रथ हो गए। उसके साथ में जो मंडप है, जैसे आदि वराह मंडप और दूसरा है महर्षि मर्दनी मंडप। क्लियर, ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास में, उन 2 स्थानों के नाम बताइए जहां पल्लव राजाओं द्वारा विशाल मंदिरों का निर्माण कराया गया। तो वहां पे है साथियों महाबलीपुरम और दूसरा है कांची। क्लियर, ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट है, उन नरेशों के नाम बताइए जिन्होंने क्रमशः वातापी कौंड और कंचन कौंड की उपाधियां धारण की थी। तो उसमें है साथियों, पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कौंड की उपाधि धारण की तथा राजेंद्र प्रथम, या ऐसे कहें कि राजेंद्र फर्स्ट ने कांचन कौंड की उपाधि धारण की। नेक्स्ट आता है, 4 चोल शासकों के आपको नाम बताने हैं। ठीक है, तो 4 चोल शासकों के नाम में जैसे राजराज फर्स्ट, उत्तक चोल और राजेंद्र फर्स्ट और विजयालय। ठीक है, नेक्स्ट आता है साथियों 243, यानी कि गंगनकोंडा की उपाधि किसने स्वीकार की और किस लिए, तो साथियों चोल नरेश राजेंद्र प्रथम, जैसे कहें कि राजेंद्र फर्स्ट ने पूर्वी भारत की विजय की खुशी में गंगनकोंडा की चोल की उपाधि धारण की थी। क्लियर हुआ, ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट क्रम में हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोलों के शासनकाल में निर्मित मंदिरों का उल्लेख कीजिए, या चोलों के कला क्षेत्र में योगदान, कला क्षेत्र में उनका क्या योगदान है, या ऐसे कहें कि चोलकालीन किन्हीं 2 मंदिरों के नाम बताइए। ठीक है साथियों, तो चोलों के शासनकाल में अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ था और जिनमें कोरिंगनाथ का मंदिर और तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर और नेक्स्ट है गंगैकोंड चोलपुर का मंदिर आदि उल्लेखनीय है, या ऐसे कहें कि वर्णनीय है। क्लियर हुआ, ठीक इसी क्रम में नेक्स्ट आता है 245 में हमारा चालुक्यों के समय, या ऐसे कहें कि चालुक्यों के समय के पटडकल के 2 प्रसिद्ध मंदिरों के नाम लिखिए। तो साथियों चालुक्यकालीन मंदिरों में पटडकल के पापनाथ का मंदिर और दूसरा है विरूपाक्ष का मंदिर उल्लेखनीय माने जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट इसी क्रम में आता है, किस चोल शासक ने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया, तो साथियों विजयालय ने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट आता है, चोल राजाओं में कौन सबसे महान राजा था, तो उसमें से साथियों राजेंद्र फर्स्ट चोल राजाओं में सबसे महान था। नेक्स्ट आता है, चोल स्थानीय व स्वशासन की 2 विशेषताएं बताइए, या ऐसे कहें कि चोल स्थानीय स्वशासन की 2 आपको स्पेसिफिकेशन बतानी है। चोलों के स्थानीय शासन के बारे में बताइए, तो जिसमें से है पहला, यानी कि चोलों के स्थानीय शासन में गांव में 2 प्रकार की संस्थाएं होती थी। ठीक है, कौन कौन सी, पहली तो है उर्र और दूसरी है आपके पास में सभा। क्लियर, ठीक इसी प्रकार से दूसरा सब पॉइंट आता है हमारे पास में, उर्र जनसाधारण की संस्था थी। ठीक है, और जबकि सभा ब्राह्मण वर्ग की संस्था थी। ये संस्थाएं शासन चलाने के लिए अनेक समितियां, जैसे कहें कि कमेटियों में बटी हुई थी, जैसे वार्षिक समिति, उपवन समिति, जलाशय समिति, न्याय समिति, स्वर्ण समिति। फिर से रिपीट करते हैं, वार्षिक समिति, उपवन समिति, जलाशय समिति, न्याय समिति, स्वर्ण समिति आदि। नेक्स्ट आता है आप साथियों, यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है 750 से 1200 ईस्वी के काल का जो हमारा संक्षिप्त सर्वेक्षण है वो शुरू होने वाला है। ठीक है,
और इसके बारे में अब क्वेश्चन होता है स्टार्ट हमारा 249, यानी कि सप्त पैगोडा क्या है। तो सप्त पैगोडा के बारे में आपने काफ़ी बार सुना भी होगा, गोल्डन पैगोडा, ट्रायंगल, ये सारे के सारे इसी टाइप से हैं सप्त पैगोडा, ठीक है। तो सप्त पैगोडा के बारे में जान लेते हैं अब। मामल्लपुरम में पल्लव नरेशों ने विशाल चट्टानों को तरसवा कर रथ मंदिर बनवाए जो सप्त पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, ठीक है। जिसमें से है यानी कि जो दो महत्वपूर्ण रथ माने जाते हैं वो कौन कौन से हैं, द्रौपदी रथ, अर्जुन रथ, ठीक। नेक्स्ट आता है मंदिरों का नगर किसे कहा जाता है, तो साथियों ऐहोल को मंदिरों का नगर माना जाता है। नेक्स्ट है कर्नल टोड ने राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में किस मत को प्रस्तुत किया, ठीक है। तो कर्नल टोड ने लिखा है राजपूत शब्द राजपुत्र से बना है, ये राजपूतों को हूणों, शक, कुषाण आदि विदेशी आक्रमणकारियों की संतान मानते हैं। ये भारत में बस गए और इन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया, यहाँ के लोगों से विवाह कर लिया। ये अपनी शक्ति और तलवार के बल पर प्रसिद्ध हो गए, जिनको राजपूत कह दिया गया, ठीक है साथियों। नेक्स्ट इसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे पास में साथियों 252, ठीक है। राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में कुछ वर्णन, या ऐसे कहें कि राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित मत, या ऐसे कहें कि उनसे संबंधित जो भी अपने अपने ओपिनियंस हैं उसके बारे में, ठीक है। पहला है जैसे मान लीजिए विदेशियों की संतान, और दूसरा है ब्राह्मणों से उत्पत्ति, तीसरा है क्षत्रियों से उत्पत्ति का सिद्धांत, और 4 नंबर है जैसे अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत, और 5वां है सूर्य व चंद्रवर्षी का सिद्धांत, और तीसरा है या ऐसे कहें कि जो लास्ट है मिलीजुली जाति, ठीक। नेक्स्ट आ रहा है मंदिर वास्तु की नागर शैली, या ऐसे कहें कि जो मंदिर की वास्तु की नागर शैली है उसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो साथियों उत्तरी भारत के मंदिर में नागर शैली प्रचलित थी। गर्भगृह के ऊपर शंकु के आकार का शिखर बनाए जाते थे। जैसे मान लीजिए आज भी आप काफ़ी सारे मंदिर देखते होंगे जिनके ऊपर यानी कि गुंबद बने होते हैं, ठीक है ना। तो गुंबद जहाँ पे होता है ना उस मंदिर में या ऐसे कहूँ कि जैसे मान लीजिए बाहर से पूरा मंदिर बड़ा हो गया और उसके बाद में जैसे मान लीजिए यहाँ पे आगे जाके एक वो बन रहा है छोटा सा जगह, और उसके बाद में ऐसे ये गुंबद वगैरह ऊपर का बन गया, तो यहाँ पे जो मूर्ति वगैरह होती है ये गर्भगृह, ठीक है। ऐसे कहें कि मंदिर में जो मूर्तियाँ लगाई जाती है वही गर्भगृह कहलाता है, ठीक है। बात करते हैं आगे की ओर। देलवाड़ा के 2 प्रसिद्ध जैन मंदिरों के नाम बताइए। तो साथियों जिसमें से है ऋषभनाथ या आदिनाथ का मंदिर, और दूसरा हो जाएगा नेमिनाथ का मंदिर। नेक्स्ट आता है राजपूत समाज की सामान्य विशेषताएं बताइए। तो साथियों उसमें है वर्ण व्यवस्था का प्रचलन, नई जातियों का उदय, दूसरा है अस्पृश्यता की भावना, और तीसरा है नारियों की दशा में गिरावट, सती प्रथा का प्रचलन, दास प्रथा, बाल विवाह व बहु विवाह का प्रचलन था। नेक्स्ट है द्रविड़ शैली के मंदिरों की विशेषताएं बताइए। तो साथियों इस शैली के मंदिर विशाल आकार के होते हैं। इस शैली के मंदिर सुंदर व आकर्षक होते हैं। नेक्स्ट आता है इस शैली के मंदिर प्राय दक्षिण भारत में ही होते हैं। जैसे कहें कि दक्षिण भारत में देखने को मिलते हैं, क्योंकि नॉर्दर्न इंडिया में, जैसे कहें कि ईस्टर्न इंडिया में ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। नेक्स्ट है हिंदू मंदिर स्थापत्य की कोई 2 शैलियाँ बताइए। जैसे कहें कि मंदिर निर्माण की प्रमुख शैलियाँ आपको बतानी है, कोई 2 शैलियाँ उसके बारे में बता दीजिए, ठीक है। तो जैसे राजपूत युग में वास्तुकला की 3 शैलियाँ प्रचलित थी, ठीक है। वो कौन कौन सी थी, जिसमें से पहला आता है नागर शैली, दूसरा है द्रविड़ शैली, तीसरा है बेसर शैली। इसी क्रम में नेक्स्ट आता है द्रविड़ शैली कहाँ प्रचलित थी। तो दक्षिण भारत की स्थापत्य कला द्रविड़ शैली के नाम से भी प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट आता है साथियों द्रविड़ शैली के मंदिरों का उल्लेख कीजिए। तो द्रविड़ शैली के मंदिरों में महाबलीपुरम तथा कांची के मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर, तंचौर का राजेश्वर मंदिर आदि उल्लेखनीय हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है 260 यानी कि 750 से 1200 ईस्वी के बीच, या ऐसे कहें कि ईस्वी पूर्व के बीच हुए सांस्कृतिक परिवर्तन का उल्लेख करना है, या ऐसे कहें कि उसका वर्णन करना है। तो साथियों 750 से 1200 ईस्वी पूर्व के बीच भारत में खानपान, वेशभूषा, रहन सहन, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, कला आदि के क्षेत्र में मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव पड़ने लगा था, ठीक है। नेक्स्ट इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है नागर शैली। नागर शब्द से, या ऐसे कहें कि नागर शब्द नगर से बना हुआ है, ठीक है। नागर शैली का मंदिर ऊंचे चबूतरे पर आधार से शिखर तक वर्गाकार होता है। नागर शैली के मंदिरों का प्रसार हिमालय और विंध्याचल के बीच माना जाता है, या ऐसे कहें कि उनके बीच है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि साथियों आपका ये वीडियो के माध्यम से आपके जो डाउट्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगला जो वीडियो आने वाला है, ठीक है, पार्ट 3, उसके अंदर हम जो भी निबंधात्मक प्रश्न होने वाले हैं उनको कवर अप करेंगे। उसके अंदर यानी कि मैं आपको जो क्वेश्चन है उनको आपको बताने वाला हूँ। तो उसको आप मतलब कि कहीं से भी सीरीज के माध्यम से, मान लीजिए बुक के माध्यम से या अनदर वीडियोज़ के माध्यम से भी उनको कवर अप कर लीजिएगा। वैसे तो खैर एक्सप्लेन करने की कुछ कोशिश करेंगे, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हर यूनिट के माध्यम से एक क्वेश्चन बनाऊंगा, और उसके साथ में आपके यानी कि 10-12 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो उनको आपको अच्छे से रीड आउट कर लेना है, क्वेश्चनों को समझ लेना है। उसके बाद में आपकी जो एग्जाम वगैरह होगी उसमें आपको उनको नोट डाउन कर देना है, ठीक है। बात करेंगे साथियों अगले वीडियो में उसके बारे में। पार्ट 3 जल्द ही आने वाला है, और
अब तक के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिएगा, अपने से छोटों को प्यार दीजिएगा तथा अपने व्यक्तित्व इस प्रकार से बनाइएगा कि जब भी कोई नारी आपके साथ में हो तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। ये वीडियो देख करके आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है वो भी आप बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ में से ज़रूर साझा कीजिएगा। और अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।